अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, अभी हम वायरोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं आज। वायरोलॉजी थोड़ी सी लेंथी है लेकिन बहुत आसान है और इसमें सिलेक्टेड चीज़ें करनी होती हैं। तो मैं हर चैप्टर का आपको हर ऑर्गेनिज्म का बताऊंगा कि किसका क्वेश्चन आएगा और किसका एमसीक्यूज आएगा, और हर एमसीक्यूज का बताऊंगा कि क्या एमसीक्यूज इसमें से आएंगे। उसके अलावा आपको ना कोई क्वेश्चन आएगा और ना कोई एमसीक्यूज से बाहर आएंगे। इतनी यानी कि इसकी ना पेट चीज़ें होती हैं कि यही चीज़ एमसीक्यूज में आनी हो, यही इसके क्वेश्चन आने हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लिनिकल वायरोलॉजी इज द हर्पीज वायरस, चैप्टर नंबर 37 है। जनरल वायरो और क्लिनिकल वायरोलॉजी दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये क्लिनिकल वायरोलॉजी में कराने लगा हूँ मैं, स्पेशल वायरोलॉजी इसको कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स अब हमने पढ़ने हैं। हर वायरस के बारे में हमने कोई ना कोई चीज पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। तो पहला चैप्टर 37 है। तीन वायरस इस पूरे चैप्टर में अच्छे तरीके से जो पढ़ने हैं ना, वो तीन वायरसेस हैं। हर्पीज वायरस, पॉक्स वायरसेस एंड पेपिलोमा वायरसेस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस, ठीक है। अब जो हर्पीज वायरस है पूरे का पूरा ये एक फैमिली है बहुत बड़ी वायरसेस की, जिसके अंदर हमारे 7 वायरसेस आते हैं, ठीक है। ये सारे हैं हर्पीज वायरसेस के 7 वायरसेस। herpes simplex type 1, type 2, varicella zoster virus, cytomegalovirus, एप्स्टीन बार वायरस, ह्यूमन herpes 6, ह्यूमन herpes 8। ठीक हो गया। ये 7 किस्म के जो है वायरसेस हैं जो कि herpes वायरस की फैमिली के अंडर ये सारे आते हैं। तो हमने इन सब को पढ़ना है, ठीक है। यूक्यूज के क्वेश्चन हवाले से ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बस। इन तीनों के अलावा कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा पेपर में। ये दो इंतहाई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से, इनके बगैर यानी कि बायोलॉजी में कोई पेपर में ऐसा नहीं हो सकता कि इन दो में से आपका कोई एमसीक्यूज ना आया हो। इन दो को बिल्कुल ही निगलेक्ट किया जाता है, इसमें से कभी कुछ भी नहीं आता, एमसीक्यूज भी नहीं आता, ठीक है। तो अभी हम ये चैप्टर का पहला पेज आपको नजर आ रहा है, इसमें हमने पहला ये टेबल पढ़ना है, ये वाला टेबल पढ़ना है, बस। ये तो वो टेबल है बच्चे। हर चैप्टर के अंदर आपके हर वायरसेस की प्रॉपर्टीज का टेबल बनाया होगा चैप्टर के स्टार्ट में। इस टेबल के अंदर जो चीजें याद करनी मैं आपको बता देता हूँ। अब इस चैप्टर टेबल में तीनों वायरसेस की फैमिलीज और उसकी प्रॉपर्टीज की डिस्कशन की हुई है। ये हर्पीज वायरस फैमिली का नाम है ना, ये हर्पीज वायरस फैमिली का नाम है। जीनोम मतलब इनका डीएनए किस तरह का होगा, इस फैमिली के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें इसी तरह का जीनोम होगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लीनियर डीएनए होगा। एक होता है डीएनए इस तरह का, ये है लीनियर डीएनए। एक होता है डीएनए जो सर्कुलर फॉर्म में होता है डबल स्ट्रैंडेड ही है लेकिन वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। सर्कुलर डीएनए को कहते हैं, ये लीनियर डीएनए है। इस फैमिली का लीनियर डीएनए है। डीएनए पॉलीमरेज इज एन एंजाइम दैट वायरस यूज करता है अपनी रेप्लिकेशन में, ठीक है। वो नहीं है यहाँ पे। ये भी वो एक एंजाइम है जो कि रेप्लिकेशन में यूज होता है, वो इसके पास नहीं है। न्यूक्लियोकैप्सिड इसका आइकोसाहेड्रल है, ठीक है। न्यूक्लियोकैप्सिड आपने पढ़ा है पहले भी, और अभी भी बता देता हूँ दोबारा। अगर ये वायरस का स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर ये इन्वेलप है, ठीक है। इन्वेलप आपको पता है लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन होती है, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके अंदर एक होता है, ये सपोज ये मैंने वायरस का न्यूक्लियो, दिस इज द न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक हो गया। ये न्यूक्लियोकैप्सिड है जिसके अंदर कैप्सोमेयर्स होते हैं बहुत सारे। आपने एफएससी में भी चीज पढ़ी हुई थी। कैप्सोमेयर्स हैं, छोटे छोटे होते हैं जो जिससे बनता है कैप्सिड। उसके अंदर पड़ा होता है हमारे पास जीनोम, ठीक है। ये इन्वेलप है सारा। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता, ये मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। इनका जो न्यूक्लियोकैप्सिड है वो आइकोसाहेड्रल है, 20 शेप कॉर्नर्स होते हैं, और जो इन्वेलप इसके पास होता है। अब ये प्रॉपर्टीज सिर्फ इस फैमिली की हैं, ये और फैमिली है, ये और फैमिली जो कि मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ये भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस वाली के ये प्रॉपर्टीज है, रट्टा मार लो, ये एमसीक्यूज में चीजें आती होती हैं कि इन्वेलप है कि नहीं है, न्यूक्लियोकैप्सिड किस शेप का है, ठीक है। तो ये होगी हर पीस की बातें सारी की सारी। अब हम स्किन लीजन्स पढ़ते हैं। पूरे चैप्टर के जितने भी वायरसेस हैं उनके स्किन लीजन किस तरह के होंगे, ये टेबल अभी से याद कर लो, आगे बहुत काम आएगा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे। पहले जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 और टाइप 2, इनका होता है वेजिकल्स। वेजिकल्स छाला नहीं जिस तरह बनता है, जिस तरह पानी जिसके अंदर फ्लूइड फील्ड का वेजिकल कह लो, वो होता है वेजिकल, उसको कहते हैं वेजिकल। पहले तीन के वेरिसेला जोस्टर वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, जिसने चिकन पॉक्स कराया, चिकन पॉक्स को तो पता ही होगा उसके लीजन किस तरह के होते हैं, उसको कहते हैं वेजिकल वेजिकल वेजिकल, ठीक है। अगले दो जो साइटोमेगालो वायरस और एप्स्टीन बार वायरस है, उनका कोई लीजन नहीं होता, स्किन लीजन वो कराता ही नहीं है। ह्यूमन herpes 8 का जो होता है वो फ्लैट या नोड्यूलर पर्पल लीजन होता है। फ्लैट लाइक अगर ये स्किन की लेयर है तो बिल्कुल यहाँ पे पर्पल लीजन बना देगा, इतना सा पर्पल लीजन। फ्लैट है, नोड्यूलर है तो इस तरह का नोड्यूल टाइप पर्पल लीजन बना देगा। कौन? HH8। स्मॉल पॉक्स वायरस पस्ट्यूल बनाएगा। जो स्मॉल पॉक्स वायरस है ना, पस्ट्यूल पस्ट्यूल लाइक होता इसी तरह का ही है, जो स्किन से हल्का सा रेज्ड होगा लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा, इसको हम नोड्यूल नहीं कहेंगे,
वो नोड्यूल नहीं होता, वो क्या होता है, पस्ट्यूल होता है। अगर स्किन लीजन है ना तो बिल्कुल इस तरह का बन जाएगा, यानी कि उसी के लाइन के मुताबिक स्किन के साथ ही बनेगा, लेकिन वो रेज्ड होगा हल्का सा। ये 2 वायरसेस बाद में पढ़ा दूंगा, इसकी स्किन लीजन्स भी आपने जब यानी कि पढ़ाऊंगा ना आगे चैप्टर के अंदर, तो इनकी ये स्किन लीजन पढ़ा दूंगा, इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपने ये लाजमी याद करना है स्किन लीजन्स के हवाले से, ये बहुत है, ये तो भी याद करनी है, एमसीक्यूज में आती हैं चीजें, लेकिन जब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे ना तो इनका मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि इसके स्किन लीजन्स को कैसे याद करना है, ठीक है। फिर अब वापस आके ये टेबल दोबारा याद कर लीजिएगा जब हम चैप्टर पढ़ लेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं हर्पीज वायरसेस। ये जनरल बातें हैं, ओवरव्यू के अंदर जो वो दे रहा है कि ये चीजें हमने पूरी फैमिली के लिए पढ़नी है, नॉट फॉर स्पेसिफिक वन वायरस, पूरी फैमिली में ये बातें हमने हर जितना भी इस फैमिली में 7 मेंबर्स है ना, उन सब की बातें होंगी। तो पहले ये जो अंडरलाइन मैंने किया इसमें सब नाम है जो 7 मेंबर्स हैं वो। अब ये जो टेगुमेंट है, दिस इज अ पक्का एमसीक्यू आएगा आपका हर्पीज वायरसेस में, ये पक्का एमसीक्यू है। टेगुमेंट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। इस वाले पैराग्राफ में बच्चों रेप्लिकेशन के बारे में बात आ रहा है कि वायरस जो है रेप्लिकेट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन। सपोज ये है आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है मैंने पूरा बनाया, ठीक है, ये सेल है पूरा, ये उसका न्यूक्लियस है। वायरस आएगा यहाँ पे लगा, यहाँ से गुजरता गुजरता इसने कुछ नहीं यहाँ पे किया, डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर आ गया। न्यूक्लियस के अंदर आके वायरस ने अपने प्रोजेनी वायरस बनाने शुरू कर दिए, काफी सारे प्रोजेनी वायरस बना दिए, ये बन के प्रोजेनी वायरसेस। अब जब ये यहाँ से बाहर निकलेंगे, बच्चे ही हैं एक तरह के वायरस के, और जब ये बाहर निकलते हैं जो यहाँ पे बनते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर अपने प्रोजेनी वायरसेस बनाते हैं, वो जब गुजरेंगे यहाँ से गुजरेंगे, सेल मेम्ब्रेन से गुजरेंगे, तो उनका जो बाहर वाला इन्वेलप होगा ना, ये प्रोजेनी वायरस है, ये जो इन्वेलप है ये सेल मेम्ब्रेन से आएगा, ठीक है। लेकिन जो अंदर पड़े हुए हैं, जो अंदर ही बने हैं, जब वो यहाँ से निकलेंगे तो इनकी जो एनवेलप होगा वो कहाँ से आएगा, इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर से आएगा, ठीक हो गया, ये बात समझ आइए। तो ये प्रोजेनी वायरस और ये उसकी इर्द गिर्द जो इन्वेलप है ये कहाँ से आया है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इन्वेलप है। तो इनका इन्वेलप पूरी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका इन्वेलप कहाँ से आता है, डिराइव फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बात समझ आ गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट इज अ टेगुमेंट, TEGU, टेगुमेंट क्या होता है, यही है ना टेगुमेंट जी। टेगुमेंट इज बच्चे एक स्ट्रक्चर है जो कि आपका न्यूक्लियोकैप्सिड और इन्वेलप के दरमियान पड़ा होता है, ठीक है। अब मैं एक वायरस का स्ट्रक्चर, दिस इज द वायरस का न्यूक्लियोकैप्सिड, ये अंदर उसका जीनोम पड़ा है और ये उसका इन्वेलप है, ठीक हो गया। इन्वेलप और ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड है इसके दरमियान जितनी भी जगह है ना, यहाँ पे आपके हर जगह पे टेगुमेंट पड़ा। सपोज ये मैंने टेगुमेंट बनाया, ये टेगुमेंट बनाया, ये टेगुमेंट है, ये टेगुमेंट है, टेगुमेंट यहाँ पे पड़ा, तो ये इसकी लोकेशन बता दी। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन होता है कि इसके पास होते हैं कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स कह लो या फैक्टर्स कह लो। इन रेगुलेटरी प्रोटीन्स या फैक्टर्स का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड ट्रांसलेशन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन फैक्टर जिसने क्या करना है, वायरस की रेप्लिकेशन कंट्रोल करनी है, ठीक है। तो वायरल रेप्लिकेशन में जो स्टेप्स आएंगे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के, उसको ये कौन डील करेगा, ये रेगुलेटरी फैक्टर जो कहाँ पे पड़े हैं, टेगुमेंट के पास पड़े हैं। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर जिसकी लोकेशन देख लो आप कहाँ पे पड़ी है और उसका फंक्शन देख लो क्या होता है। दिस इज एमसीक्यूज, पक्का एमसीक्यूज है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। टेगुमेंट क्या होता है ये बात आपने इस पैराग्राफ में पढ़नी है। अब इस अगले पैराग्राफ में क्या होता है, लेटेंट इन्फेक्शंस। जितने भी मेंबर्स हैं इस पूरी की पूरी फैमिली वायरसेस की, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं सब ने लेटेंट लाइफ लॉन्ग लेटेंट इन्फेक्शंस कॉज करने हैं। अब व्हाट इज लेटेंट इन्फेक्शंस, लेटेंट इन्फेक्शंस क्या होता है, एक इन्फेक्शन, एक वायरस की वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ, सपोज, बल्कि सपोज नहीं असल में ही होता है, HSV1 जो मैं आगे अभी पढ़ाने लगा हूँ, उसने कराना होता है जिनजाइवो स्टोमाटाइटिस। ये होता क्या है आपको बताता हूँ थोड़ी देर तक। जिनजाइवो स्टोमाटाइटिस इज इन्फेक्शन ऑफ ओरल कैविटी, ठीक है। प्राइमरीली इस वायरस ने ये कॉज करना है, प्राइमरी ये कॉज कर दिया, इन्फेक्शन बच्चे को हो गया, उसका ठीक भी हो गया, लेकिन ये वायरस बॉडी से जाएगा नहीं, ये बॉडी के अंदर ही रहेगा, ये चला जाएगा कहीं ना जगह छुप के बैठ जाएगा और लेटेंट हो जाएगा। लेटेंट होने का मतलब ये है कि बॉडी में पड़ा है, सिम्टम्स कॉज नहीं कर रहा, डिजीज कॉज नहीं कर रहा, रेप्लिकेशन भी नहीं कर रहा अपनी, बस पड़ा हुआ है। लेटेंट का मतलब ये होता है कि ना उसने रेप्लिकेशन करनी है ना उसने सिम्टम्स कॉज करने हैं, बस पड़ा हुआ, ठीक है। तो जब ये दोबारा अपनी अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, वो भी बताता हूँ क्या होगा, ये हो जाएगा दोबारा से एक्टिव।
उसको कहते हैं रीएक्टिवेशन हो जाना। रीएक्टिवेशन इसकी जब हो जाएगी तब ये कुछ और सिम्टम्स कॉज करेगा, तब ये अदर सिम्टम्स कॉज करेगा जिसको कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शंस। क्या इसने करवाए हैं ये सारी जो मैंने सिनेरियो बताया, दिस इज द लेटेंट इन्फेक्शंस का कॉन्सेप्ट। समझ आ गई? तो जितने भी इस मेंबर्स हैं इस फैमिली के वो सारे के सारे ये काम करते हैं। किसी का ये प्राइमरी जो है ये सेकेंडरी से ज्यादा गंभीर होता है, ज्यादा यानी कि कॉम्प्लिकेशन वाला होता है। किसी का सेकेंडरी ज्यादा बुरा होता है प्राइमरी की निस्बत। किसी का दोनों सेम होते हैं, बस सिविरिटी में फर्क आएगा। सपोज कुछ जो है वो एक स्पेसिफिक किस्म की प्राइमरी वाला करा रहा है और जब वो दोबारा सेकेंडरी कराएगा वही वाला करवाएगा लेकिन थोड़ा ज्यादा सिविरिटी वाला करवा देगा। कुछ का डिफरेंट होता है, जिस तरह इसमें है, इस वाले में डिफरेंट है। ये पहली प्राइमरी जिंजिविल स्टोमेटाइटिस कराता है, सेकेंडरी में कुछ और कराता है। वो क्या है वो बाद में बताता हूँ आपको, ठीक है? आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो समझ आ गई कि जो प्राइमरी सेकेंडरी है कुछ जो है वो मुख्तलिफ दोनों चेंज होते हैं, सिविरिटी के मुताबिक भी चेंज होते हैं और अपनी नेचर के मुताबिक भी चेंज होते हैं। ठीक है, ये भी बात यहाँ पे हो गई। अब आता है अगले में आपका स्पेसिफिकली HS हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, HSV1 एंड HSV2। दो है ना, मैं आपको बताया था ये दो होते हैं, HSV1 और HSV2। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं। V1 ने हमेशा याद रखना अबव द वेस्ट आपको इन्फेक्शन कॉज करने हैं। वेस्ट पता है ना बॉडी की क्या होती है? अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म बनाऊं गंदा सा, ये उसका पेट है, ये उसके नीचे टांगे लो, ठीक है, ये आपको ऑर्गेनिज्म बना दिया मैंने। ह्यूमन बॉडी है, ये आपके अम्बलाइकस है। अम्बलाइकस के लेवल तक इज द वेस्ट, ये आपकी वेस्ट होती है। इसके ऊपर ऊपर कहीं भी लीजन्स आपकी पूरी बॉडी में होंगे तो वो मेनली HSV1 कॉज करेगा। बिलो द वेस्ट जितने भी लीजन्स होंगे वो मेनली 2 कॉज करेगा। ये पक्की बात पल्ले बांध लो। लेकिन ये पक्का ऐसा नहीं होता, किसी ना किसी कुछ ऐसी वजूहत है जिसमें ऊपर वाला नीचे इन्फेक्शन कॉज करता है, नीचे वाला ऊपर करता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये हो गया। डिजीजेस का नाम बच्चे बुक से पढ़ा देता हूँ, इनकी डिटेल्स भी बुक से मैं करवाऊंगा कि HSV1 कॉजेज एक्यूट जिंजाइवल स्टोमेटाइटिस, रिकरेंट हर्पीज लेबियालिस। रिकरेंट हर्पीज लेबियालिस का मतलब है बार बार, बार बार हो रहा है। इसका मतलब कि ये सेकेंडरी है, क्योंकि एक दफा जो पहली दफा होगा उसको प्राइमरी बोलना है बस। जो उसके गुजरने के बाद होगा, जितनी जेड़े भी होंगे उसके बाद जो भी होंगे वो सारे सेकेंडरी में ही आएंगे और वो लेटेंट के बाद आएंगे। केरेटोकंजंक्टिवाइटिस, एन्सेफेलाइटिस प्राइमरीली इन एडल्ट्स में। HSV2 ने क्या करना है, हर्पीस जेनिटालिस। जेनिटालिस का मतलब यही है कि जेनिटेलिया इन्वॉल्व करने इसने, इसलिए इसको बिलो द वेस्ट रखा गया है। नियोनेटल एन्सेफेलाइटिस एंड एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, ये हो गया। इसको याद करना है आपको इन्फेक्शन कौन कौन से हैं। और जो दोनों ही कॉज करते हैं वो एरिथमा मल्टीफॉर्म कॉज करते हैं। दिस इज एमसीक्यूज पॉइंट। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में एमसीक्यूज दो आते होते हैं आपके, कि इन दोनों को बच्चे हम ना एंटीजेनिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ना स्ट्रक्चर के लिहाज से, ना मॉर्फोलॉजी के लिहाज से। कोई फर्क नहीं है दोनों में। सिर्फ दो जगह पे फर्क आता है। एक तो इसके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैटर्न्स, वो जो आपने पढ़े होंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं ना डीएनए जो कट करते हैं फ्रेगमेंट्स को, उस बेस पे हम इसको डिफरेंट डिफरेंस कर सकते हैं दोनों में। और इनके अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीन जी होती है, दोनों की अलग अलग ग्लाइकोप्रोटीन जी होती है। उसके खिलाफ हर ऑर्गेनिज्म अपना जो एंटीबॉडीज बनाता है, ह्यूमन बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, उस एंटीबॉडी से पता चलता है कि कौन सा है। सपोज जो HSV1 है उसकी जो ग्लाइकोप्रोटीन जी होगी उसकी और तरह की होगी, तो हमारी बॉडी जो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएंगी वो और तरह की होंगी। और जो HSV2 की ग्लाइकोप्रोटीन जी होगी वो और तरह की होगी, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज बनाएंगी वो और तरह की होगी। तो इस दो बेसिस पे फर्क होता है दोनों के बीच में, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैटर्न्स पे और टाइप स्पेसिफिक एंटी सीरा अगेंस्ट ग्लाइकोप्रोटीन जी का। ठीक है, ये तो आपके एमसीक्यू आपके पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और डिजीजेस कर लिया आपने। अब आता है ट्रांसमिशन एंड एपिडेमियोलॉजी पे। ये जो बात हमें पीछे बताई है कि दोनों अबव द वेस्ट बिलो द वेस्ट दोनों उल्ट भी हो सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जो HSV1 है ना, इसने ट्रांसमिट होना है बाय द सलाइवा, ओनली ऑन सलाइवा से ट्रांसमिट होना है। HSV2 ने ट्रांसमिट होना है बाय द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। ठीक है, बाय द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट ट्रांसमिट होना है। अगर दो ऑर्गेनिज्म में एक को हुआ हुआ है, एक सेक्सुअल कॉन्टेक्ट इन्वॉल्व होता है दोनों में एट द जेनिटल एरिया, तो उस दूसरे के भी जेनिटल एरिया में HSV2 इन्फेक्शन हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जेनिटेलिया में इन्फेक्शन है तो किसने किया हुआ था, 2 ने किया हुआ था। अगर आता है ओरल सेक्स इन्वॉल्व हो जाए, अगर ओरल जेनिटल सेक्स क्या, तो ओरल जेनिटल सेक्स इन्वॉल्व हो जाए, तो अगर एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के जेनिटल एरिया में और इन्फेक्शन हुआ हुआ था बाय HSV2 और वहां पे आपका ओरल कैविटी का कांटेक्ट हो गया उस एरिया में, तो ओरल कैविटी के अंदर जो आपके इन्फेक्शन होगा वो किस
के थ्रू होगा, किसकी वजह से होगा, HSV2 की वजह से होगा। ये बात समझ आइए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है। अगर एक ऑर्गेनिज्म का जेनिटल एरिया के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, वो किसने किया हुआ है, टू ने किया हुआ है। अगर आप उस जगह पे ओरल कैविटी का अपना कॉन्टेक्ट लेके आते हैं ड्यूरिंग द ओरल जेनिटल सेक्स के दौरान ओरल कैविटी लेके आते हैं, तो ओरल कैविटी में जो इन्फेक्शन होगा वो आपका HSV2 कॉज करेगा, वन नहीं कॉज करेगा, वन की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं कहीं पे। बात समझ आ गई। अब एक ऑर्गेनिज्म का ओरल कैविटी में इन्फेक्शन हुआ है, सिंपल, उसका जेनिटल एरिया बिल्कुल साफ है, कुछ नहीं है उसको जेनिटल एरिया में, लेकिन ओरल कैविटी में HSV1 का इन्फेक्शन हुआ है और ये अपना ओरल कैविटी का कॉन्टेक्ट लेके जाता है जेनिटल एरिया ऑफ अनदर पर्सन पे जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, जो बिल्कुल क्लियर है, तो इसके जेनिटल एरिया में इन्फेक्शन जो होगा वो HSV1 कॉज करेगा। बात समझ आ गई ना, क्योंकि अब इसमें 2 में कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह ये जो मैंने आपको बताई थी, वैसे अगर नॉर्मली हो तो अगर एक पर्सन है बिल्कुल ठीक है, क्लियर कट है, उसको कुछ मसला नहीं है, कोई सेक्सुअल हिस्ट्री नहीं है, उसकी ओरल कैविटी में जब भी इन्फेक्शन होगा HSV1 ही कॉज करेगा, और जब भी जेनिटल एरिया में होगा वो HSV2 ही कॉज करेगा। लेकिन अगर वो देता है ओरल जेनिटल सेक्स की हिस्ट्री, तब ये उल्टा हो सकता है काम। ठीक है, ट्रांसमिशन में यही बात उसने की हुई है, सारी पढ़ना यही बात है उसने की हुई। ठीक है, अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की, जो कि मेन है आपकी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आता होता है इसका। पैथोजेनेसिस का आता होता है इस वायरस का, HSV1 और HSV2 पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, और इसकी ट्रांसमिशन का भी यूक्यू आता होता है, वो पूछता है इसका रूट बताओ। अब रेप्लिकेशन की बात अगर मैं करूँ तो वो यही है कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट हुआ तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट होगी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट हुआ तो यहाँ पे भी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी। जेनिटल एरिया बचे वजाइना है, आपका यूरिथ्रा है, सब म्यूकस मेम्ब्रेन के बने हुए हैं और स्किन भी है वहाँ पे। इसी तरह ओरल कैविटी में गम्स है, वो सारी म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो वायरस जहाँ भी आया किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू, आपकी स्किन प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन में आपका क्या किया उसने, रेप्लिकेशन की। पहले तो आया ना, वहां पे रेप्लिकेट हुआ, अपनी प्रोजेनी बनाई, प्रोजेनी एक तरह से उसकी औलाद कह लो। ठीक है, अपनी उसने प्रोजेनी बनाई, प्रोजेनी वायरसेस जो थे वो वहां पे पड़े हुए थे। अब एडजेसेंट जो न्यूरॉन्स थे ना, उनको इन्वेड किया इसने, उनको किया इन्वेड। न्यूरॉन्स जाहिर सी बात है उनके एक्सोन्स में घुसेंगे, ये एक्सोन्स में घुसे, रिट्रोग्रेड चले ऊपर की तरफ, रिट्रोग्रेड चले अलोंग द एक्सोन्स, और कहाँ पहुंच के, उसकी सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी का वो पता क्या पड़ा होता है, न्यूक्लियस पड़ा होता है, न्यूक्लियस तक पहुंच गए, न्यूक्लियस के अंदर भी घुस गए, इंटर भी कर गए न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस के अंदर इंटर कर गए, वहां पे जाके अपना वायरल डीएनए छोड़ दिया उन्होंने, वायरल डीएनए सिर्फ वहां पे छोड़ा है। अब वायरल डीएनए जो है वो इनके इसके डीएनए के अंदर इंटीग्रेट नहीं करेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं करेगा, क्या करेगा, सिर्फ वहां पे बैठा रहेगा एज एन एपिसोम बन के, इसको कहते हैं एपिसोम बन के बैठा रहेगा। ठीक है, ये आपको डायग्राम से दिखाता हूँ मैं, अभी आपको साफ समझ आ जाएगा। ये देखो, ये है, सपोज ये मेरी स्किन है, यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, यहाँ पे वो लीजन बनाएगा, रेप्लिकेशन करेगा, जो भी एडजेसेंट न्यूरॉन उसको मिलेगा ना उसके अंदर घुस जाएगा। सपोज ये आपका है वायरस, स्टार शेप बना रहा हूँ वायरस की, ये वायरस है। ठीक है, ये आया आपका एक्सोन, किसी भी न्यूरॉन का एक्सोन आ गया, ये एक्सोन चल रहा है, ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ये इसकी आगे सेल बॉडी, ये पूरी की पूरी सेल बॉडी आ गई, तो ये इसके डेंड्राइट्स आ गए। ठीक है, ये सेल बॉडी है, ये इसका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ये क्या है बच्चा, मैंने बनाया न्यूरॉन बनाया एक तरह से। ये वायरस यहाँ पे रेप्लिकेट किया, इसके एक्सोन के अंदर घुस गया, रिट्रोग्रेड चला पीछे की तरफ, जो सेल बॉडी की तरफ मूवमेंट होती है उसको रिट्रोग्रेड कहते हैं। रिट्रोग्रेड जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, सेल बॉडी तक पहुंचा, ये पड़ा इसका न्यूक्लियस, इसके अंदर घुस गया, घुस के इसके अंदर ये पड़ा था इसका डीएनए, किसका डीएनए, इस न्यूरॉन का डीएनए बना था। ये गया है वायरस का डीएनए, ये यहाँ पे पड़ा रह गया, यहाँ पे ही इसने पड़े रहना है, कुछ नहीं करना, इसके अंदर इसने नहीं घुसना, इस डीएनए के अंदर नहीं घुसना, एज एन एपिसोम पड़ा ही रहे। और ये चीज, ये सपोज ये ब्लैक कलर का पड़ा है ना, ये हमें, इस स्ट्रक्चर को मैं एपिसोम कहता हूँ, ये मेरा एपिसोम है, डीएनए ऑफ द वायरस एज वैसे का वैसे पड़ा रहे, इज कॉल्ड एपिसोम। ठीक हो गया, अब बात समझ आइए कि नहीं आई। तो इस पैराग्राफ में, इतने से पैराग्राफ में ये सारी बात आपको की, दिस इज द पैथोजेनेसिस, क्वेश्चन आएगा तो पैथोजेनेसिस का इतना ही लिख देना, यही पैथोजेनेसिस है इसकी। ठीक है, अभी इसके अंदर पड़ा रह रहा है, इसमें कुछ नहीं करना, कोई मसला नहीं है, ये लेटेंट हो गया यहाँ पे, बस बैठा रहेगा। अब ये बात मैंने आपको बताया थी कि लेटेंसी दोनों के अंदर ही है,
लेटेंट दोनों के अंदर होना ही है, लेकिन ये अब किस जगह पे जाके लेटेंट होते हैं उसको कहते हैं सेंसरी गैंग्लिया। सेंसरी गैंग्लिया जो कि डोर्सल गैंग्लिया भी होता है, डोर्सल गैंग्लिया भी होता है। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह आपने स्पाइनल कॉर्ड पढ़ी थी ना सेकेंड ईयर में, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर ये इसका बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ के अंदर आ रहे होते हैं और यहाँ से जा रहे होते हैं। ये है ना, ये पोस्टीरियर वाले इसके अंदर आ रहे होते हैं, सेंसरीज आ रही होती हैं, और एंटीरियर वाले से बाहर निकल रहे होते हैं मोटर वाले लेके जाने के लिए। इसके यहाँ पे एक गैंग्लिया पड़ा होता है, डोर्सल रूट गैंग्लिया इसको कहते हैं। पोस्टीरियर की लिम्ब के अंदर यहाँ पे एक डोर्सल रूट गैंग्लिया पड़ा होता है, इसको कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लिया। इसको सेंसरी गैंग्लिया भी कहते हैं, ये हमारा सेंसरी गैंग्लिया भी होता है। ठीक है, इसके अंदर ये वाला जो है वो लेटेंट होता है, ये लेटेंसी इसके अंदर होती है, सेंसरी रूट गैंग्लिया या गैंग्लिया। तब समझ आइए ये रूट गैंग्लिया क्या होता है। ये जो है ये डोर्सल रूट गैंग्लिया कह लो, ये सेंसरी रूट गैंग्लिया कह लो, यहाँ पे जाके इसने लेटेंट हो जाना है, कुछ नहीं करना फिर। अब आगे से यहाँ से मैं आपको ना फिर अगली वीडियो में बताता हूँ, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ओके।